शिक्षालय में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह की पुस्तक से, जिसमें मैं वाचन कर रही हूँ नई कहानी। तो आइए शुरुआत करते हैं। सन 1955 से डॉक्टर बच्चन सिंह जी कहते हैं कि सन 1955 से 1960 तक प्रकाशित कहानियों को देखते हुए कहा जा सकता है कि कहानियों का एक नया दौर शुरू हो गया था। सन 1954 में कहानी पत्रिका का पुनः प्रकाशन आरंभ हुआ। किस पत्रिका का? कहानी। 1954 ईस्वी में नई कहानी के विकास में इसकी मुख्य भूमिका रही है। इसके अतिरिक्त संकेत और हंस ने भी नए कहानीकारों की कहानियां प्रकाशित की। हंस और संकेत पत्रिका। रांगे राघव की गदर, अमरकांत की डिप्टी कलेक्टरी, कमलेश्वर की राजा निर्बंसिया, मोहन राकेश की मलबे का मालिक, जानवर और जानवर, भीष्म साहनी की चीफ दावत, राजेंद्र यादव की जहां लक्ष्मी कैद है, निर्मला वर्मा की परिंदे, लवर्स, शेखर जोशी की दाज्यू, बदबू और कोसी का घटवार, तीनों कहानी, मन्नू भंडारी की यही सच है, उषा प्रियंवदा की वापसी, हरिशंकर परसाई की भोला राम का जीव, धर्मवीर भारती का गुल की बन्नो आदि इसी कालावधि में प्रकाशित हुई। और ये सभी कहानियां इंपॉर्टेंट भी हैं। 1956 में प्रकाशित अपने एक लेख में नामवर सिंह ने नई कविता के वजन पर नई कहानी कहने का संकेत दिया। 1956 ईस्वी में नामवर सिंह ने विषय वस्तु रूपबंध भाषा और दृष्टिकोण में ये कहानियां पूर्ववर्ती कहानियों से भिन्न हैं। ये प्रयोगधर्मी हैं, इनमें प्रामाणिक अनुभूति, इनका विन्यास अपने आप से नियंत्रित है। उपर्युक्त लेखकों को सुविधा की दृष्टि से दो वर्गों में बांटा जा सकता है। पहले वर्ग में रांगे राघव, अमरकांत, भीष्म साहनी, शेखर जोशी और हरिशंकर परसाई आएंगे। तो दूसरे वर्ग में कमलेश्वर, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कृष्णा सोबती, निर्मल वर्मा, मन्नू भंडारी और उषा प्रियंवदा की गणना की जाएगी। पहला वर्ग प्रगतिशील चिंतन धारा से संबंध है, तो दूसरा वर्ग आधुनिकता से। पहले वर्ग के लोगों को सीधे प्रेमचंद की परंपरा से जोड़ा जा सकता है। स्मरण रखना चाहिए कि परंपरा परिस्थितियों के अनुसार एक सीमा तक बदल जाती है। अमरकांत की कहानियों को लें, जिनमें प्रेमचंद के गांव मिलेंगे जो पहले से अधिक गरीब और विपन्न हो गए हैं। मध्य वर्ग की कमजोरियां एक दूसरे स्तर पर दिखाई देंगी। अधिकांश मध्य वर्ग के अशिक्षित होने के कारण डिप्टी कलेक्टरी एक सपना थी। दोपहर का भोजन की गरीबी में प्रेमचंद की भावुकता तो नहीं है, पर इकहरापन अधिक है। हाँ, जैसे पहले चाहे नाटक हो या सीरियल हो, टीवी सीरियल में, तो उसमें एक दिखाता था कि नायिका का सपना है कि वो अधिकारी बनना चाहती है या कुछ भी। लेकिन आज जो सीरियल या नाटक लिखे जा रहे हैं, उसमें वो उस पोस्ट पर है, पहले से ही रहती है। कुछ कहानियों में दिखाया जाता है कि बाद में होती हैं वो और लेकिन कुछ में दिखाया जाता है कि वो रहती हैं। तो जिंदगी और जोक कफन की छाया को लिए हुए भी उससे भिन्न है। भीष्म साहनी की चीफ की दावत स्वतंत्र भारत की औपनिवेशिक प्रवृत्ति का अवशिष्ट है, जो आज भी खत्म नहीं हो रही है। इन कहानीकारों में सबसे अधिक वस्तुनिष्ठ गैर रोमांटिक कहानीकार शेखर जोशी हैं। शेखर ने ग्राम्य कहानियों की परंपरा का मुंह उद्योग धंधों में लगे कामगारों की ओर मोड़ दिया। वे परिस्थिति को उसकी जटिलता में इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं कि वह कहानी में बदल जाती है। लेखक की विशेषता इस तथ्य में निहित है कि उसका यथार्थवादी दृष्टिकोण कहानी के विन्यास में ही घुला रहता है, उसे अलग से निचोड़ा नहीं जा सकता। नई कहानी आंदोलन को तेज करने वालों में कमलेश्वर, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव। कमलेश्वर की कहानी राजा निर्बंसिया अपने दोहरे कथानक के लिए विशेष
रूप से द्रष्टव्य है। प्रारंभिक कहानियों में कमलेश्वर अद्भुत जिजीविषा लेकर आए। इसके प्रमाण में देवी की माँ देखी जा सकती है। राकेश की आर्द्रा से इसकी संवेदना तीव्रतर है। नीली झील में एक काव्य दृष्टि है जो मानवीय संवेदना को उसकी विस्तृति में समेट लेती है। उनकी महानगरी बोध की कहानियां प्राणवत्ता में छिड़ हैं और वे अक्सर इकहरी हो जाती हैं। मोहन राकेश की कहानियां त्रासद तनाव की कहानियां हैं। उनका सारा साहित्य तनाव और अंतर्द्वंद्वों से भरा पड़ा है। उनके पात्र प्रायः ऐसी परिस्थितियों में होते हैं जो उन्हें टूटने के हद तक छोड़ जाते हैं। मलबे का मालिक को ही लें। यह कहानी भारत विभाजन में से उत्पन्न परिस्थितियों पर आधारित है। मलबा उन्माद और वह सिपन का प्रभावी प्रतीक है। अनेक स्मृति बिंबों में उसका तनाव त्रासद हो उठता है। एक और जिंदगी में मनुष्य न छूटी हुई जिंदगी को छोड़ पाता है और न चुनी हुई जिंदगी को अपना पाता है। यह तत्कालीन पढ़े लिखे मध्यवर्गीय समाज की सच्चाई है। वह और स्वयं राकेश की पढ़े लिखे मध्यवर्गीय समाज की सच्चाई है और स्वयं राकेश की जिस प्रामाणिक अनुभव और भोगा हुआ यथार्थ की चर्चा प्रायः की जाती है उन्हें सबसे अधिक राकेश की कहानियों में ही देखा जा सकता है। राजेंद्र यादव की कहानियों में वैयक्तिकता से सामाजिकता बीस पड़ती है, इसलिए वहाँ पर द्वंद्व की घनीभूतता नहीं दिखाई पड़ती। कहीं कहीं यह द्वंद्व आरोपित लगता है और कहानियाँ कन्फ्यूज्ड हो जाती हैं। जैसे जहाँ लक्ष्मी कैद है। कहानी लिखने की अपेक्षा यादव उपन्यास ज़्यादा अच्छा लिख सकते हैं और लिखा भी है। टूटना उनकी अच्छी कहानी है, यद्यपि टूटना उनकी प्रकृति के विरुद्ध है। निर्मल वर्मा प्रयोगवादी कहानीकार हैं, इसलिए रूपवादी भी हैं। इस अर्थ में वह अज्ञेय की परंपरा में पढ़ते हैं। फर्क यह है कि अज्ञेय कवि हैं, अतः अपनी कहानियां कविता से बचा रखते हैं, किंतु निर्मल कवि नहीं हैं। इस कमी की पूर्ति वे कहानियों पर कविता के प्रक्षेपण से करते हैं। अज्ञेय की कहानियों में रहस्यवाद नहीं है, कविता में है। निर्मल की कहानियां रहस्यवाद से भरी पड़ी हैं। अज्ञेय के प्रयोग में वैविध्य मिलेगा। वे हिंदी के कृति कहानीकार हैं, उपन्यासकार हैं, कवि हों या ना हों। निर्मल की कहानियां टिकाऊ नहीं हैं, उबाऊ जरूर हैं। उनकी दृष्टि में प्रेमचंद अपनी कथा का रूप विधान विक्टोरियन इंग्लैंड से लेते हैं, ऐसा बच्चन जी कहते हैं। उन्हें अपने साहित्य में भारतीयता के अभाव की गहरी चिंता है। इसके ठीक विपरीत उनके कथा साहित्य का कथ्य और रूप दोनों विदेशी हैं। बोरखेस, लॉरेंस, नोबोकोव, हेमिंग्वे आदि से भरपूर प्रभावित। लंदन की एक रात में नस्लवाद को प्रभावशाली ढंग से उभारा जा सकता था, पर उस पर उनकी शैली की धुंध और अमूर्तन का कुहासा छाया हुआ है। उनकी भाषा के जादुई प्रभाव से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसा न होता तो हिंदी भाषा में लिखी गई विदेशी कहानियां हिंदी की कैसी मानी जाती। सच तो यह है कि निर्मल में शैली की चमक या दीप्तिमत्ता तो है, पर वस्तु की अर्थवत्ता या अर्थ गौरव नहीं है। ब्रिलियंस विदाउट सिग्निफिकेंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्त्री लेखन की समानांतर दुनिया को लेके। तब तक के लिए बाय बाय।